ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार और आज आपको इंटरमीडिएट कक्षा 12 की शिक्षा शास्त्र के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, जिसको मैंने 2 भागों में व्यक्त कर रखा है। पहले भाग में हमने आपको वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मध्यकालीन और ब्रिटिश पीरियड में शिक्षा व्यवस्था को अब तक पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, यानी एजुकेशन इन जो है इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, इसको हम अध्ययन करेंगे। जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। आयोग की नियुक्ति के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसको हम कई चरणों में व्यक्त करते हुए इस पूरे प्रकरण को, यानी इस पूरे शिक्षा आयोग को, यानी विश्वविद्यालय आयोग को हम पढ़ाएंगे। इनमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ाएंगे वो समझ लेना आवश्यक है। तो पहले हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य तथा जांच के विषय क्या क्या थे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे राधा कृष्ण आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी। इन सिफारिशों में मैं आपको पहली सिफारिश बताऊंगा विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य संबंधी सिफारिशें कौन कौन थी। दूसरा बताएंगे विश्वविद्यालय शिक्षा वर्ग संबंधित सिफारिशें क्या क्या थी, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। साथ ही साथ शिक्षण स्तर संबंधी सिफारिशें क्या थी, उसको हम अध्ययन कराएंगे। इसके बाद में पाठ्यक्रम संबंधी सिफारिशें क्या थी, उनको हम पढ़ाएंगे। शिक्षा के माध्यम संबंधी सिफारिशें क्या थी, यानी जो कि विश्वविद्यालय आयोग ने सिफारिशें दी, उनके बारे में अध्ययन कराते कराते हम आपको स्नातकोत्तर शिक्षण एवं शोध कार्य संबंधी सिफारिशें जो हैं उनको हम बताएंगे। साथ ही साथ परीक्षाओं के संबंधित सिफारिशें जो दी गई उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें जो थी उनको हम अध्ययन करेंगे। स्त्री शिक्षा संबंधी सिफारिशें, धार्मिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें और ग्रामीण विश्वविद्यालय संबंधी सिफारिशों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ अंत में हम विश्वविद्यालय आयोग जो है उसके तटस्थ मूल्यांकन का अध्ययन करते हुए इसके गुण दोषों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्ण आयोग कहते हैं, ये क्या है और इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या था, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो आपको इससे प्राप्त होते रहेंगे। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे वीडियो की जो है सूचना आपको प्राप्त होती रहे। तो हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं, भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तब देश में शिक्षा शास्त्रियों व नेताओं तथा सरकार ने देश की शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयोगी एवं प्रगतिशील बनाने का निश्चय किया। वैसे तो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में ही सुधार एवं परिवर्तन की आवश्यकता थी, परंतु सर्वप्रथम विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को सुचारू एवं सुनिश्चित बनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का एक मुख्य कारण यह भी था कि उस काल में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि तो पर्याप्त हो रही थी, परंतु शिक्षा का स्तर निम्न ही रहा। शैक्षिक स्तर के निम्न होने के कारण शिक्षा के अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए 4 नवंबर 1948 को एक आयोग गठित किया गया, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। इस आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया। अध्यक्ष के नाम पर ही इस आयोग को राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के अन्य सदस्य थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो मद्रास विश्वविद्यालय से थे, डॉक्टर सर जेम्स एफ डफ, उपकुलपति डरहाल विश्वविद्यालय के थे, डॉक्टर जॉन रिजर्ट, ये अमेरिका के भूतपूर्व कमिश्नर थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन, डॉक्टर कर्म नारायण बहल और श्री निर्मल कुमार। आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य तथा जांच के विषय। इस उपलक्ष्य में हम पढ़ेंगे कि आयोग की नियुक्ति जो है क्यों की गई और इसका उद्देश्य क्या था, इसके विषय क्या थे जांच के, जिसका इसे जांच करना था। तो राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति मुख्य रूप से भारतीय विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति तथा दोषों को ज्ञात करने तथा उनमें सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए की गई थी। आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य को
आयोग की ही रिपोर्ट में इन शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में रिपोर्ट देना और उन सुधारों एवं विस्तारों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए वांछित हों। आयोग के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के साथ साथ इन विषयों को भी वर्णित किया गया कि जिनकी जांच आयोग को करनी थी। सर्वप्रथम आयोग को इस बात की जांच करनी थी कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अनुसंधान कार्यों का क्या उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही आयोग को विश्वविद्यालय के संगठन के विषय में भी जांच करने का निर्देश दिया गया था। इस विषय में यह ज्ञात करना था कि विश्वविद्यालय के संगठन, नियंत्रण, कार्यक्षेत्र तथा विधान के संबंध में क्या परिवर्तन होने चाहिए। आयोग को यह ज्ञात करना था कि विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध कॉलेजों में शिक्षा तथा परीक्षाओं के स्तर को किस प्रकार उन्नत किया जाए तथा दोषों का निवारण कैसे किया जाए। आयोग को विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की अवधि, माध्यम तथा पाठ्यक्रम के विषय में भी सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। आयोग को विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा के प्रावधान पर विचार प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया था। आयोग को यह भी रिपोर्ट तैयार करनी थी कि देश में नए विश्वविद्यालय की स्थापना किन आधारों पर होनी चाहिए, अर्थात इस उद्देश्य के लिए प्रादेशिक आधार को महत्व दिया जाए या कुछ अन्य आधारों को। आयोग को विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों की आवश्यक योग्यताओं, सेवा दशाओं, वेतन, कार्यों एवं अधिकारों आदि के विषय में भी विचार एवं सुझाव प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया था। अंत में आयोग को विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों में व्याप्त अनुशासन की समस्या, छात्रों की दशा तथा उपकक्षा कार्यों के आयोजन के विषय में सुझाव देने का निर्देश भी दिया गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राधाकृष्णन आयोग के अध्ययन क्षेत्र का जो पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र था, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर की प्राय सभी पक्षों का अध्ययन करने तथा उनके विषय में सुझाव प्रस्तुत करने का दायित्व इस आयोग को सौंपा गया था। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशें, इस पॉइंट के तहत हम इसकी सिफारिशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखना है स्वतंत्र भारत की जो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए विश्वविद्यालय आयोग ने दिए गए निर्देशों के अनुसार विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के प्राय सभी पक्षों के विषयों को बारे में सुझाव दिया गया। वो सुझाव इस प्रकार हैं। पहला सुझाव है विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य संबंधी सिफारिशें। इसके अंतर्गत जो है राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के उद्देश्य को, महत्व को इन शब्दों में स्पष्ट किया कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की प्राप्ति तथा प्रजातंत्र की खोज में संलग्न हैं। अतः हमारे विश्वविद्यालयों को अनिवार्य इन आदर्शों का प्रतीक एवं संरक्षक होना चाहिए। इन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए कुछ उद्देश्य बनाए। तो वो उद्देश्य में पहला उद्देश्य है स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ऐसे योग्य नागरिक तैयार करना है जो राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में कुशल नेतृत्व ग्रहण सके। दूसरा उद्देश्य था कि देश को समाज सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है, अतः विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो दूरदर्शी, बुद्धिमान तथा बौद्धिक साहस से युक्त हों। तीसरी सिफारिश उद्देश्य ये भी किया गया कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का एक को सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक समझा गया, जिसमें शिक्षा के माध्यम से ऐसे व्यक्ति तैयार किए जाने चाहिए जो सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध कर सकें। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का एक उद्देश्य देश में अधिक से अधिक संख्या में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अग्रदूत तैयार करना भी इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया। आयोग ने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को भी स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों की शिक्षा का एक उद्देश्य छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के विकास करना भी निर्धारित किया था। अगली सिफारिश विश्वविद्यालय शिक्षक वर्ग संबंधी सिफारिश थी।
इसमें विश्वविद्यालय की शिक्षा के सुधार के लिए शिक्षकों की योग्यता तथा उनकी कार्यदशाओं में सुधार को आवश्यक माना। आयोग ने अपने अध्ययन द्वारा निष्कर्ष प्राप्त किया कि तत्कालीन शिक्षा के स्तर में निम्न होने का कारण शिक्षकों को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान न होना भी है। आयोग ने ये भी अनुभव किया कि शिक्षकों के लिए शोध के साधनों एवं पुस्तकालय आदि की सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं। शिक्षकों के वेतन को भी कम माना गया। इस समस्त कारकों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शिक्षक वर्ग की नियुक्ति एवं दशा के सुधार के लिए इस विषय में वर्णित कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की गई। वो सिफारिशें इस प्रकार हैं कि पहली सिफारिश में कहा गया कि आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षकों की नियुक्ति के समय उसकी शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ उसकी अध्यापन योग्यता तथा नेतृत्व की क्षमता को भी आवश्यक माना जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश में कहा गया कि शिक्षकों को 4 वर्गों में बांटा जाए। वरिष्ठता क्रम में इन्हें क्रमशः प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर तथा इंस्ट्रक्टर आदि का नाम दिया जाए। इन चारों वर्गों के शिक्षकों के लिए अलग अलग वेतन क्रम की भी सिफारिश की गई। आयोग ने सुझाव दिया कि योग्यता के आधार पर शिक्षकों की पदोन्नति होनी चाहिए। साथ ही लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर आदि पदों का अनुपात 2:1 होना चाहिए। इस संबंध में इनके आर्थिक सुधार के लिए प्रोविडेंट फंड की सुविधा प्रदान करने का भी सुझाव दिया गया। इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों के वेतन से 8% कटौती का सुझाव दिया गया। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा 8% धनराशि जमा करने का भी निर्देश दिया गया। शिक्षकों की सेवाओं एवं पदावली को सुरक्षित बनाए रखने का सुझाव भी दिया गया। शिक्षण के स्तर को उन्नत बनाने के लिए इसे आवश्यक माना गया। शिक्षकों को विस्तृत अध्ययन के लिए विशेष अवकाश की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। ये भी अवकाश कुल सेवा काल में 3 वर्ष का हो सकता है, परंतु एक समय में 1 वर्ष का ही अवकाश मिलना बताया गया। शिक्षकों के कार्य घंटों को भी निश्चित करने का सुझाव दिया गया। किसी भी शिक्षक को सप्ताह में 18 घंटे से अधिक कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए, ये निर्देश दिया गया। यह दुर्भाग्यवश शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच किसी प्रकार का विवाद उठ खड़ा हो तो इस स्थिति में विवाद के निवारण के लिए एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया जाना चाहिए, ये भी एक सिफारिश की गई। शिक्षण स्तर संबंधी सिफारिशें। राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति का एक उद्देश्य तत्कालीन विश्वविद्यालयों की शिक्षा के शिक्षण स्तर का भी अध्ययन करना था। इसके लिए इस आयोग ने सिफारिश की कि 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों की विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। इससे कम आयु वाले छात्रों को औपचारिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर की शिक्षा ही दी जानी चाहिए तथा इस स्तर के लिए इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया कि शिक्षण के स्तर में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध कॉलेजों में छात्रों की संख्या को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालयों में छात्रों की अधिकतम संख्या 3000 तथा कॉलेजों में 1500 से अधिक नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षण स्तर को समुन्नत बनाने के लिए आयोग ने निर्देश दिया कि वर्ष में कम से कम 180 दिन अनिवार्य रूप से शिक्षण कार्य होना चाहिए। इस शिक्षण कार्य को 3 अवधियों में बांटने का भी सुझाव दिया गया। साथ ही शिक्षण के स्तर को उन्नत बनाने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वाले को ही उत्तीर्ण घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के लिए 55% व प्रथम श्रेणी के लिए 70% अंक निश्चित करने का सुझाव दिया गया। आयोग ने शिक्षकों के लिए भी एक सुझाव प्रस्तुत किया कि शिक्षकों को चाहिए कि वे सावधानी एवं परिश्रम से अपने व्याख्यान तैयार करें। व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को श्यामपट्ट पर लिखें। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को चाहिए कि बीच बीच में व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछते भी रहें। शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए ट्यूटोरियल कक्षाओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर स्तर पर विचार गोष्ठियों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध कॉलेजों में अच्छे पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया गया। साथ ही समय समय पर छात्रों से लिखित कार्य करवाए जाने पर भी जोर दिया गया। विश्वविद्यालय स्तर की किसी भी कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों का प्रश्न है, उनके लिए व्याख्यानों में उपस्थित अनिवार्य होनी चाहिए। इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों में ही हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर
कोर्स आयोजित किए जाने चाहिए, ऐसी सिफारिश की गई। पाठ्यक्रम संबंधी सिफारिशें। इसमें राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में भी विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम को भी निर्धारित करने के लिए माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के विषय में भी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर्वप्रथम आयोग का सुझाव था कि विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एवं कला की शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस शिक्षण के उद्देश्य को छात्रों को तथ्यों एवं सिद्धांतों से संबंधित बुद्धिमत्तापूर्वक एकत्र कराई गई सूचनाएं भी प्रदान करने पर जोर दिया गया। साथ ही आयोग ने माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते हुए कुछ विषयों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया, जिनमें मातृभाषा संघीय भाषा या जिनकी मातृभाषा संघीय भाषा हो उनके लिए आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, प्रारंभिक गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। निम्नलिखित में से कोई 2 विषय और लेने थे, जिसमें प्राच्य भाषा, आधुनिक भाषा, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, संगीत, शिल्पकला, चित्रकला, गृह विज्ञान, कृषि, बुक कीपिंग तथा लेखा, टाइपिंग तथा वाणिज्य। इनमें से 2 सब्जेक्ट को लेना अनिवार्य था। स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए 3 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। स्नातकोत्तर के लिए 2 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई। स्नातक स्तर पर प्रत्येक छात्र के लिए कुल 4 विषय पढ़ने अनिवार्य माने गए थे। इन 4 विषयों में प्रथम विषय संघीय भाषा, प्राच्य भाषा या जिनकी मातृभाषा संघीय भाषा हो उनके लिए आधुनिक भारतीय भाषा निर्धारित किया गया था। द्वितीय विषय के रूप में अंग्रेजी को अनिवार्य माना गया। तीसरे और चौथे विषय के चुनाव के लिए विभिन्न विषयों में के 2 वर्ग निर्धारित किए गए थे। प्रत्येक वर्ग में से एक विषय का चुनाव करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें प्रथम वर्ग में भाषा वर्ग कहा गया, जिसके अंतर्गत प्राच्य भाषा या आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन, दर्शन, साहित्य, मानव शास्त्र, गणित, ललित कला तथा दूसरे विषय वर्ग में सामाजिक अध्ययन वर्ग कहा गया। इस वर्ग में राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और गृह विज्ञान को रखा गया था। शिक्षा के माध्यम संबंधी सिफारिशें। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम का विशेष महत्व होता है। राधाकृष्णन आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा की परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत इसके माध्यम के विषय में कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की, जिनमें बताया गया कि सर्वप्रथम सुझाव दिया कि शिक्षा के लिए प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम बनाना चाहिए। संघीय भाषा तथा जो हिंदी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया कि हिंदी भाषा के लेखन के लिए केवल देवनागरी लिपि को अपनाया जाना चाहिए। देवनागरी लिपि में व्याप्त तत्कालीन दोषों को शीघ्र ही दूर करने तथा संघीय भाषा के साथ प्रादेशिक भाषाओं के समुचित विकास के लिए यथासंभव प्रयास किए जाने का निर्देश दिया गया। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भले ही आयोग ने शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने का सुझाव दिया, परंतु आयोग ने हाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की भाषाओं तक की अंग्रेजी भाषा के माध्यम से को आवश्यक माना तथा वास्तव में नवीन ज्ञान को अर्जित करने के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप में प्रदान करने पर जोर दिया गया। स्नातकोत्तर शिक्षण एवं शोध कार्य संबंधी सिफारिशें। राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा एवं शोध कार्य के विषय में कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की गई। इनमें कहा गया कि स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा के लिए समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों को समान नियमों को निर्धारित करने का सुझाव भी दिया। सामान्य बीए अथवा बीएससी पास करने वाले छात्रों के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा की उपाधि 2 वर्ष होनी चाहिए और स्नातक स्तर पर ऑनर्स कोर्स करने वाले छात्रों के लिए यह अवधि 1 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। इन छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट विषय का उच्च अध्ययन एवं शोध की नवीनतम विधियों का समावेश भी होना चाहिए, ये भी कहा गया। साथ ही स्नातकोत्तर स्तर की सफलतापूर्वक अध्ययन करने वाले या कर चुके छात्रों को संबंधित विषय पर शोध कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शोध कार्यों के लिए उपाधि प्रदान करने के लिए निर्धारित समय अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। साथ ही शोध कार्यों के लिए चुने गए छात्रों की छात्रवृत्तियां तथा रिसर्च फेलोशिप देने की भी सिफारिश की गई। विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्यों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए छात्रों को अतिरिक्त छात्रवृत्तियां व उदार सरकारी सहायता देने का भी सुझाव दिया गया।
इस प्रकार ये ऐसे शोध कार्य के लिए सुझाव दिए गए। परीक्षाओं के संबंध में सिफारिशें। राधाकृष्णन आयोग ने अपने अध्ययन में सर्वेक्षण के समय देखा कि तत्कालीन भारतीय जो शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक दोष परीक्षा प्रणाली में ही था। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि हमें इस बात का विश्वास है कि यदि हमसे विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में केवल एक बात के विषय में सुझाव देने के लिए कहा जाए तो वो सुझाव परीक्षाओं के संबंध में होगा। तो उन्होंने परीक्षा प्रणाली के महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग में इस विषय के मुख्य रूप से कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की। वो सिफारिशें हैं कि आयोग का विचार था कि भारतीय छात्रों के लिए बौद्धिक, मानसिक तथा पारिश्रमिक मापक परीक्षाएं विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालयों को विद्यमान परीक्षा प्रणालियों का गहन अध्ययन करना चाहिए तथा प्रमाणिक परीक्षा प्रणालियों की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही आयोग का सुझाव था कि पूर्व प्रचलित निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली को एकदम समाप्त न करके उनके दोषों के निवारण के लिए उपाय किए जाने चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया कि समस्त विश्वविद्यालयों में कुछ सदस्यों का एक पूर्णकालीन मंडल स्थापित किया जाना चाहिए। इस मंडल को के द्वारा 2 प्रकार के कार्य किए जाने चाहिए। प्रथम कार्य था विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की नवीन योजनाएं तैयार करने के लिए परामर्श देना तथा द्वितीय कार्य था छात्रों के लिए उपलब्ध परीक्षण तैयार करना। साथ ही आयोग ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि शिक्षा मंत्रालय में कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्त करना चाहिए जो परीक्षाओं के आयोजन के विशेषज्ञ हों। साथ ही आयोग का निर्देश था कि केवल उन्हीं शिक्षकों को परीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए जो अपने विषय को पढ़ाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखते हों। साथ ही आयोग ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करने के लिए 70%, द्वितीय श्रेणी के लिए 55% और तृतीय श्रेणी के लिए 40 वर्ष निर्धारित करने का आश्वासन दिया, प्रावधान बनाया। व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें। राधाकृष्णन कमीशन ने व्यावसायिक शिक्षा को देश की प्रगति के लिए आवश्यक माना तथा इस वर्ग की शिक्षा के संबंध में विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आयोग ने कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, शिक्षण व्यवस्था संबंधी शिक्षा, कानून संबंधी शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा के विषय में भी सुझाव प्रस्तुत किए। साथ ही साथ स्त्री शिक्षा के संबंध में सिफारिशों में देश की प्रगति एवं समाज के उत्थान के लिए स्त्री शिक्षा का प्रसार होना आवश्यक बताया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राधाकृष्णन कमीशन ने स्त्री शिक्षा के विषय में जो है अपने सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि बहुत सी बातों में स्त्री पुरुष को समान ही मानना चाहिए, परंतु दोनों के कार्यक्षेत्र में अंतर है। आयोग ने सुझाव दिया कि स्त्रियों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ग्रहण करके वह सुगमता से गृहिणी बन सकें। इस शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्त्रियों को अधिक से अधिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की भी सिफारिश की गई थी। धार्मिक शिक्षा संबंधी सिफारिश। राधाकृष्णन आयोग ने स्वीकार किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परंतु इसने धार्मिक शिक्षा का न तो विरोध किया और न ही धार्मिक शिक्षा के प्रचलन को समाप्त करने का ही सुझाव दिया। आयोग ने केवल धार्मिक कट्टरता एवं संकीर्णता का विरोध किया। आयोग ने रिपोर्ट में धार्मिक शिक्षा के विषय में एक अध्याय स्वयं डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि धर्म को संकीर्ण नहीं अपितु विस्तृत अर्थ को समझना चाहिए। और धार्मिकता से प्राय आध्यात्मिकता एवं जो है विश्वविद्यालयों में आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचलन होना चाहिए। इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक शिक्षण संस्था में शिक्षा का दैनिक कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए मौन चिंतन का होना आवश्यक होना चाहिए। ग्रामीण विश्वविद्यालय संबंधी सिफारिशें। राधाकृष्णन आयोग ने स्पष्ट किया कि भारत की अधिकांश जनता गाँवों में निवास करती है, परंतु विश्वविद्यालय तथा कॉलेज मुख्य रूप से बड़े नगरों में होते हैं। अतः आयोग ने इस असंगत को समाप्त करने के पक्ष में थी। आयोग का विचार था कि ग्रामीण कॉलेजों में विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। आयोग ने इस विषय में सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि आयोग ने कहा कि ग्रामीण कॉलेजों के छात्रों की संख्या 300 तक होनी चाहिए। इस प्रकार ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध कॉलेजों की संख्या 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन ग्रामीण कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय छात्रों को सामान्य शिक्षा प्रदान करना तथा उनकी रुचियों को विकसित करने के लिए किया गया था। आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ग्रामीण कॉलेज के लिए अलग से शिक्षक नियुक्त होने चाहिए, परंतु जहां तक पुस्तकालय, प्रयोगशाला और चिकित्सालय का प्रश्न है वह संबद्ध विश्वविद्यालय से ही स्थापित किए जाने चाहिए तथा सभी संबद्ध कॉलेजों में छात्र उनसे लाभ प्राप्त कर सके। राधाकृष्णन आयोग का तटस्थ मूल्यांकन।
इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इसके गुण और दोष। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय शिक्षा के विकास में राधाकृष्णन आयोग का हम देखते हैं विशेष महत्व रहा है। इस आयोग का तटस्थ मूल्यांकन करते हुए सर्वप्रथम कहा जा सकता है कि राधाकृष्णन आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा की व्यवस्था में और प्रणाली में विस्तृत रूप से सूक्ष्म अध्ययन करते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्त समस्याओं के निवारण के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग द्वारा जो प्रस्तुत की गई विस्तृत उपयोगी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्राय सभी शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी सराहना की तथा स्वीकार भी किया। इस आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत की गई जो विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों में सबसे श्रेष्ठ रिपोर्ट थी। यही कारण है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों का केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की तथा इन्हें कार्य रूप देने का संकल्प भी लिया। राधाकृष्णन आयोग की विशेष सराहना की गई, परंतु कुछ आलोचकों ने इसके दोषों को भी ढूंढा। उन्होंने कहा कि इस आयोग की कुछ कमियां उल्लेख हैं। इन आलोचकों ने आयोग की रिपोर्ट में नवीनता के अभाव और राष्ट्रभाषा एवं धार्मिक शिक्षा की प्रति अस्पष्ट दृष्टिकोण तथा ललित कलाओं की उपेक्षा आदि दोषों का भी आरोप लगाया गया। साथ ही हम कह सकते हैं कि इस विवरण के आधार पर कि राधाकृष्णन आयोग के तथाकथित दोष नगण्य हैं और इसके आधार पर इसके आयोग की जो महत्व को कम नहीं किया जा सकता। तथ्यों को ध्यान में न देखा जाए तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था, आयोग की सराहना की। अपने शब्दों में उन्होंने इस प्रकार कहा कि विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदन का महत्व मुख्य रूप से इस बात में है कि वह देश में प्रचलित शिक्षा पद्धति के आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करता है और इस आधार पर इसकी शिक्षा विषयक समस्याओं की विवेचना करता है। यही कारण है कि प्रतिवेदन को अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन के सुझाव देने पड़े। साथ ही प्रतिवेदन का एक गुण यह भी था कि यह अतीत से पूर्व संबंध विच्छेद नहीं करना चाहता, वरन इसमें उपलब्ध सर्वोत्तम बातों को सुनिश्चित रखना भी चाहता है। तो ऐसे विचार राजेंद्र प्रसाद जी ने इस आयोग की सिफारिशों के बारे में दिया। तो अब हम आपको ये सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। तो इसमें मैंने आपको राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से संबंधित सिफारिशें, विश्वविद्यालय शिक्षक वर्ग से संबंधित सिफारिशें और शिक्षण स्तर संबंधित सिफारिशों के साथ साथ आपको परीक्षाओं संबंधी सिफारिशें, व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें, स्त्री शिक्षा संबंधी सिफारिशें, साथ ही धार्मिक शिक्षा संबंधी सिफारिशों को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सिफारिशें जो हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की उन पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो इसके प्रश्नोत्तरों को आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या हो, अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। दूसरा प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ही बताना है। और तीसरा प्रश्न है कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? इसके बारे में आपको बताना है। तो ये प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं, इनके बारे में आपको बता देना है। इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपकी समझ में ना आए उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।